संसाधन भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जनसंख्या का वितरण, वृद्धि और घनत्व के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन किया, उसकी वृद्धि के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के समूह, यानी हमारे विश्व में प्रमुख जनसंख्या महासमूह कौन कौन से हैं। जनसंख्या के वितरण के आधार पर इसे महाद्वीपों के अनुसार समूह में विभक्त किया गया है। सबसे पहले तो हम शब्द को समझते हैं कि जनसंख्या महासमूह का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम देखें कि हमारे विश्व में लगभग 80% जनसंख्या जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलती है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का बसाव नहीं है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो बड़ा भाग है वो विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। यानी हर महाद्वीप में, हमारे विश्व में जो महाद्वीप हैं उनमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बसाव के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वहां जनसंख्या के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार के कारकों का विस्तार पाया जाता है। तो हमारे विश्व में जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनके अंतर्गत जो विशेष बसे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को ही हम प्रमुख जनसंख्या समूह के नाम से जानते हैं। यानी विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है वो जनसंख्या समूह के अंतर्गत आते हैं। विश्व के जो जनसंख्या समूह हैं उन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिकी जनसमूह और चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। आज हम इस लेक्चर में एशियाई जनसमूह के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अगले 3 जो हमारे जनसमूह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाई जनसमूह के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी बसे हुए क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। एशियाई महासमूह विश्व का सबसे बड़ा महासमूह है। यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और ये जो जनसमूह है वो मुख्य रूप से चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राज्यों में फैला हुआ है। इस एशियाई जनसमूह की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये विश्व का सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है, तो इस एशियाई जनसमूह में ही विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र भी स्थित है और वह है चीन। चीन की जनसंख्या है 134 करोड़ और यहाँ विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह में जापान जो है वो एक ऐसा देश है जो कृषि जहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी देश इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी कृषि प्रधान देश हैं, वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। एशियाई जनसमूह मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि मानसून के समय, वर्षा काल के समय यहाँ पे बारिश होती है जिसके ऊपर यहाँ की कृषि निर्भर करती है। तो इन एशियाई जनसमूह के जितने भी देश हैं उनमें वर्ष में 2 फसलें पैदा की जाती हैं। इस जनसमूह की जो प्रमुख फसल है वह है चावल। चावल प्रधान कृषि प्रदेशों में स्थित होने के कारण इस जनसमूह की जो मानव सभ्यता है उसे हम चावल सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चावल सबसे ज़्यादा होता है। चावल जो है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में और पोषण क्षमता में जो अन्य खाद्यान्न फसलें हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो ये जो एशियाई जनसमूह है इसमें नदियों की जो घाटियां हैं वहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, तो कृषि की सघनता होती है क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसी कारण से हमारे जो एशिया में जैसे कि हांगो, यांगटी सिकियांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के जो घाटी के क्षेत्र हैं, जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जो मैदानी भाग हैं, वहाँ पर उपजाऊ मृदा और पानी की अच्छी सुविधा होने के कारण कृषि के अनुकूल सभी दशाएं मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नदी घाटियों में अगर हम बात करें तो गंगा है, यांगटी सिकियांग और सिकियांग सिंधु नदी, ये 4 नदियां ऐसी हैं जिनके डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसका निवास देखने को मिलता है। यानी जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है।
आगे अगर हम बात करते हैं एशियाई जनसमूह के बारे में, तो इसका अगर मुख्य विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। यहाँ की जलवायु उष्ण और उपोष्ण प्रकार की है, यानी गर्म भी है और कुछ गर्म सर्द प्रकार की है, यानी यहाँ बारिश भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश, ये सभी देश मानसूनी पवनों के प्रभाव में आते हैं। वर्षा काल में मानसून के द्वारा इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसके बाद में हम बात करें तो जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इन क्षेत्रों में, हमेशा उनमें वर्ष भर जल रहता है। जलों को, ये जो नदियों का जल है, इसे नहरों के द्वारा सिंचाई में प्रयोग में लाया जाता है और यहाँ कम से कम 2 फसलें जो होती हैं वो पैदा की जाती हैं। एशिया में नदियों के द्वारा निक्षेपित जो मैदानी क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इसी कारण से जो नदियों के मैदानी भाग हैं वहाँ कृषि भी होती है और समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जो हैं वहाँ पर भी पानी की उपलब्धता के कारण जनसंख्या जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है। एशिया का जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है वहाँ उपजाऊ मैदानों के कारण जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही कृषि की जाती रही है और यहाँ प्रमुख रूप से चावल और गेहूं जैसी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन होता है। एशियाई जनसमूह में विश्व की 59.51% जनसंख्या निवास करती है। ये जो 59.51% जनसंख्या है वो एशिया के 13 देशों में जो है वो निवास करती है मेनली अगर हम बात करें। और जो एशिया के 13 देश हैं उनमें कुल जनसंख्या रहती है 368.6 करोड़, जो कि संपूर्ण एशिया की 87.78% है। और जो बची हुई 12.12% है वो जनसंख्या पश्चिमी एशिया के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, मध्य एशिया के जो पठारी और शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं तथा उत्तरी शीत प्रदेश में बिखरे हुए जो क्षेत्र हैं उनमें वहाँ पे जनसंख्या का विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका संकेंद्रण काफ़ी कम है। तो जैसे कि हमने बात करी कि 13 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक है, तो वे 13 क्षेत्र हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, टर्की, ईरान, मलेशिया और श्रीलंका। इनमें जो है वो एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अन्य जो 3 हमारे एशियाई जनसमूह हैं उनके अपेक्षा जो एशिया है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जनसमूह के अगर आर्थिक विकास के बारे में हम बात करते हैं तो जापान जो है उसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में कृषि कार्य किए जाते हैं। मेनली एशिया में होती है निर्वाहन कृषि, यानी जो भी व्यक्ति पैदा करता है वो केवल अपने भरण पोषण और जीवन यापन के लिए करता है, उसको बेचना या उसका निर्यात करना बहुत कम करता है। यहाँ पर खेतों का आकार काफ़ी छोटा होता है। खेती भी जो की जाती है वो पारंपरिक उपकरणों से, यानी पुरानी तरीके की क्रियाओं के द्वारा की जाती है। इसके अलावा नवीन तकनीकें, उर्वरक और उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फलस्वरूप जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो भी कम होता है। इसीलिए इसके माध्यम से केवल जो व्यक्ति रहते हैं उनके खाने की आपूर्ति ही हो पाती है। कृषि के साथ साथ यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता है और पशुपालन का कार्य भी निर्वाह के लिए ही होता है, यानी पशुओं से जो दूध, दही, मक्खन की प्राप्ति होती है वो मनुष्य अपने यूज़ में लेने के लिए ही प्रयोग में करता है। मानसून एशिया से बाहर अगर हम बात करें, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जो है और पूर्वी एशियाई, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो बागाती फसलों की प्रधानता पाई जाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रबर, कॉफ़ी, कहवा आदि के बागान होती हैं और बागाती कृषि जो है वो मुख्य रूप से यहाँ होती है। इसके अलावा कृषि प्रदेश क्षेत्र होने के कारण, कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो हम बात करें तो पिछले 50 वर्षों में धीरे धीरे यहाँ नगरों का विकास होने लगा है। 1950 के बाद में भारत और चीन में भी तीव्रता से जो औद्योगिक विकास है वो तीव्र हुआ है, जिससे नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। जैसे कि हमारा भारत है तो भारत में लगभग 29% जनसंख्या नगरों में निवास करती है।
तो एशियाई जनसमूह जो है, हमने इस तरीके से बात करी कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा कृषि पैदावार होती है। तो ये एक सामान्य सी बात है कि जब यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उस जनसंख्या के कारण कुछ समस्याएं भी इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति होती जा रही है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो जितने भी देश हैं वो अभी विकासशील अवस्था में ही हैं, यानी विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इतनी अधिक जनसंख्या के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कर पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर उच्च जन्म दर है और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से धीरे धीरे मृत्यु दर में भी कमी आने लगी है, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो उच्च हो गई है। मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जो जन्म दर है वो ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ वृद्धि दर उच्च हो रही है और धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या जो है वो विस्फोटक स्थिति में पहुँच रही है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यहाँ पर भोजन, आवास, रोजगार, निर्धनता और पर्यावरण अवनयन जैसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका धीरे धीरे जो है वो विकास हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी देश हैं वो विकासशील देशों के रूप में ही अपना विकास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एशियाई जनसमूह के बारे में बात करी। यह जो एशियाई जनसमूह है ये धीरे धीरे जो है अब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच रहा है, जिसके अंतर्गत जो सरकार है वो अनेक प्रकार की जनसंख्या नीति बना रही है, जिससे कि यहाँ पर जो विस्फोटक स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो एशियाई जनसमूह के बाद हमारे जो नेक्स्ट 3 जनसमूह हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।